हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच है ऑफ साहेब ए आलम। साहेब ए आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आयरनी है, क्योंकि साहेब ए आलम एक्चुअली में तो बहुत ही पुअर होता है, एक रैग पिकर होता है। सो साहेब ए आलम वॉज अ रैग पिकर हु लिव्ड इन सीमापुरी। सीमापुरी मतलब पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर पर। His family had migrated from Dhaka, Bangladesh to India in 1971 with the hope of finding better life condition। तो उसके फैमिली एक्चुअल में तो बांग्लादेश को बिलोंग करती है, लेकिन 1971 में वो बांग्लादेश से आ गए थे इंडिया फॉर इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। वेरी पुअर। अब ये कैसे पता चल रहा है कि जो साहेब है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, क्योंकि हम हर सुबह उसको देख सकते हैं रोमिंग अबाउट इन द स्ट्रीट्स कलेक्टिंग गार्बेज। मैनी अदर बॉयज ऑल्सो अकम्पनीड हिम। हिज फैमिली लिव्ड इन मिजरेबल कंडीशन। तो हम देख सकते हैं कि हर सुबह साहेब जो है कचरा बीन रहा है। He could not afford to go to school। अब साहेब इतना गरीब है कि वो स्कूल भी नहीं जा सकता। और जब हमारी जो राइटर है वो पूछती है साहेब से कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, तो वो बहुत सारे रीजंस देता है हमारे राइटर को, जैसे कि हमारे घर में तो कोई भी चप्पल नहीं पहनता, और या तो मेरी मदर ने जो है शेल्फ पे रख दी है चप्पलें, XYZ। तो वो बहुत सारे रीजंस देता है चप्पल ना पहनने के, जिससे हमें पता चलता है कि वो इतना ज़्यादा गरीब है कि उसने अब एक्सक्यूजेस ढूंढ लिए हैं। ठीक है। He did not have even a pair of slippers to wear and gives reasons for not wearing them. He wished to play lawn tennis which was beyond his reach। तो वो लॉन टेनिस खेलना चाहता है, लेकिन वो उसके रीच में नहीं है। He also found a job at a tea stall where he ran various errands for the tea stall owner. Though he earned ₹800 monthly along with meals every day, yet he was not happy working there। अब हमको ये पता चलता है कि थोड़े टाइम बाद साहेब जो है एक टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पे काम करने लगा। उसको मंथली 800 रुपये भी मिलने लगे, मील्स भी थे, वो भी ओनर की तरफ से ही प्रोवाइड करे जाते थे। लेकिन साहेब को इस काम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब वो रैग पिकिंग करता था तो वो खुद का मालिक था, लेकिन अब उसको टी स्टॉल में ओनर की सुनना पड़ रही है। वो जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए उसको चाय की दुकान पे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। His rag picking bag was lighter than the canister. He was his own master, but now he had to work under somebody। तो वो बोलता है कि जो टी कैनिस्टर है, it is heavier than the plastic bag। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि रैग पिकिंग करते वक्त उसको किसी की भी नहीं सुनना पड़ती थी, लेकिन अब उसको ओनर की सुनना पड़ रही है। अब दोस्तों, साहेब आलम की स्टोरी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ही एक्सेप्टेड हिज फेट एंड डज नथिंग टू चेंज इट। जब हम साहेब की स्टोरी पढ़ते हैं तो वो बोलता है कि हाँ, मैं गरीब हूँ और गरीबी में ही मेरी जिंदगी निकलेगी। दिस इज द लाइन वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द चैप्टर। ठीक है। तो साहेब जो है उसने अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लिया है और वो अपनी फेट को चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। मूविंग ऑन टू कैरेक्टर स्केच ऑफ मुकेश। दोस्तों, मुकेश की स्टोरी और मुकेश बिल्कुल ही अलग है साहेब से। तो जब हम कैरेक्टर स्केच लिखेंगे मुकेश का, तो हमको बताना है कि मुकेश हैज़ अ डेयरिंग एटीट्यूड। उसने माना कि वो गरीब है, लेकिन वो अपनी फेट को चेंज करने की काबिलियत रखता है, चेंज करने की विलिंगनेस रखता है। मुकेश seems to be strong, determined boy, wants to be a motor mechanic, belonging to the family of bangle makers। तो हम बता सकते हैं कि मुकेश बहुत ज़्यादा पुअर है, वो बैंगल मेकिंग के बिजनेस में है और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He has got the courage and dare to move away from his traditional work since the family is engaged in the God-given lineage। गॉड गिवन लीनियज क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि उसके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि ये तो गॉड गिवन लीनियज है, भगवान ही चाहता है कि हम बैंगल इंडस्ट्री में काम करें। But he is prone to his occupation. He is well aware about the inconveniences, health hazards, and the role of many people who conspire to keep them engaged in the bangle industry। अब मुकेश को पता है कि बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हैं,
बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के। यानी जब बैंगल इंडस्ट्री में कोई काम करता है तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है या परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट, क्योंकि इतने अंधेरे में काम करना पड़ता है। और उसको ये भी पता है कि बैंगल इंडस्ट्री से बाहर निकलने के लिए या इस बिजनेस से बाहर निकलने के लिए एक विशियस सर्कल को तोड़ना पड़ेगा, विच आर ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स एंड गवर्नमेंट एंड बिग पीपल। ठीक है, तो उसको पता है कि जो स्पाइरल है बहुत मजबूत है, तो इससे बाहर निकलना मुश्किल है। अब जब मुकेश राइटर को अपने घर लेकर जाता है तो हमारी जो राइटर है वो देखती हैं कि बहुत नैरो लेन्स हैं और जो लेन्स हैं वो चोक हो चुकी हैं गार्बेज से, और बहुत सारी जगह पे ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर को एग्जिस्टिंग, यानी जानवर और इंसान एक साथ रह रहे हैं। मुकेश realizes that his parents have nothing but just a roof over their head. They cannot provide their children even the basic necessities of life. तो जैसे जैसे हम मुकेश की स्टोरी पढ़ते हैं हमको ये भी पता चलता है कि जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो लोग हैं वो इसी बिजनेस में काम कर रहे हैं और मुकेश का इस सर्कल से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। He frankly tells the writer that he will become motor mechanic. अब हमारा जो मुकेश है वो बोलता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will learn to drive a car and he will not hesitate to go to a far off garage. He has no desire to become a victim of पावर्टी, जिससे हमको पता चलता है कि जो हमारा मुकेश है एक डिटरमिन्ड बॉय है। तो हम ये देख सकते हैं कि इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड बॉय, उसमें बहुत ज़्यादा करेज है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है, उसका जो घर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट स्टिल ही डज नॉट वांट टू बिकम अ विक्टिम ऑफ पावर्टी। ही डेयर्स टू ड्रीम एंड वांट्स टू चेंज हिज फेट, यानी उसने मान तो लिया है मैं गरीब हूँ लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं रहेगा, वो गराज में जाकर काम करेगा और एक मोटर मैकेनिक बनेगा।